Hello, my dear friends. I think you all are pretty well and enjoying my sessions on a regular basis. In this session, we are going to start our new series that belongs to modern history of India, Gandhian era. Okay, in modern history, we will firstly focus on Gandhian era because this is very important. And in many competitive examination, from this section, questions are asked very much. If any competitive examination, 10 questions are asked from history, then at least 4 to 5 questions will be asked from this section. Okay, so do not skip this video. This is very important because this video will be long of 1 hour length. Okay, ये वीडियो 1 घंटे की तो कम से कम बनेगी क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक कवर करेंगे। इसके बाद जो सेशंस आएंगे उसमें हम लोग एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। ठीक है, so if you have not subscribed this channel, firstly subscribe this channel and also press the bell icon. And do not forget to watch my previous videos because I have covered many important videos on this channel regarding vocabulary with tricks and also English grammar series, biology series. I have covered major important systems of bodies, and also in grammar I have covered noun, pronoun or subject verb agreement, all sessions. Okay, 10 sessions covered in subject verb agreement. So go to the end, watch them, enjoy it. This session is by Rishi. I have cracked many competitive examination, including UPSC, NDS, CDS, Assistant Commandant examination, and also FCAT examination twice with 200 plus marks each time. So do not waste our time. Let's move on to this session and enjoy it together. Make this session a success. Okay. Firstly, we will cover the rise of Gandhi ji. Means इंट्रोडक्शन, गांधी जी का इंट्रोडक्शन, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में और किस तरह वो साउथ अफ्रीका में गए, वहां पे किस तरीके से आंदोलन किए उन्होंने, ये सब देखेंगे। अर्ली लाइफ एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी एंड ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 और उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात में हुआ था। ठीक है। हिज फादर वाज द दीवान ऑफ काठियावाड़ और उनके पिता जो थे वो दीवान थे काठियावाड़ के। ठीक है। आफ्टर पासिंग द बैरिस्टर, और गांधी जी ने जो बैरिस्टर की पढ़ाई की थी वो कहां से की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड से की थी। ओके, ही वाज, ठीक है। और ये जो लाइन है थोड़ी गलत लिख गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। और जो गांधी जी थे वो अब्दुल्ला जो थे एक गुजरात के व्यापारी थे, उनका केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका में गए थे। ठीक है। There he saw how the Indians who had gone to Africa to work were victims of racial oppression and discrimination. और उन्होंने साउथ अफ्रीका में देखा जो भारतीय थे वो किस तरीके से रंग भेद की नीति के शिकार हैं और उनके साथ जातिगत व्यवहार किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, रेसिज्म किया जाता है। ये जो भेदभाव की नीति थी इसके खिलाफ गांधी जी खड़े हो गए क्योंकि साउथ अफ्रीका में क्या था? काले गोरे का भेद था। ठीक है ना। यहाँ पे क्या था? जैसे भारत में है कास्टिज्म है, तो जो अन्य यूरोपियन कंट्री वहां पे रेसिज्म हुआ करता था तब, कि काले गोरे का भेद होता था। उनकी वो जो प्रजाति थी, रेस थी उनकी, उसके भेद पे उनके साथ जातिगत मतलब विभेदीकरण किया जाता था, उनको ऑप्रेस किया जाता था, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज से वंचित कर दिया जाता था, वो उनको प्रोवाइड नहीं की जाती थी। और ऐसे बहुत सारे कठिन रूल्स थे, बहुत ज्यादा भेदभाव था इस बात को लेकर के। ठीक है। गांधी जी डिसाइडेड, तो ये सब देख करके गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब वो साउथ अफ्रीका में रहेंगे कुछ दिन और इसके खिलाफ लड़ेंगे और फाइट करेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें उन जो लोग थे जिनके साथ ये भेदभाव किया था उनके अधिकारों की रक्षा करनी थी, बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स। ओके। गांधी जी स्टेड इन साउथ अफ्रीका टिल 1940। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में कब तक हो गए? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब तक हो गए? तो 1914 तक हो गए। ठीक है। आफ्टर विच ही केम बैक टू इंडिया। इससे क्वेश्चन एसएससी में सीधा आता है कि गांधी जी भारत कब आए, किस सन में आए? तो किस सन में आए? 1914 में आए। ठीक है। जब ये भारत आए तो इन्होंने भारत में भी बहुत सारे आंदोलन किए। धीरे धीरे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पहले बैकग्राउंड हिस्ट्री जो होती है उसको हम लोग रिलेट करेंगे, उसको सबसे पहले कवर करेंगे। ओके, आई थिंक यू हैव enjoyed this slide and you are enjoying this session as I am enjoying it because history is a very enjoyable subject. Okay, so do not waste our time. Let's move on to the next slide. Okay, इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो लिबरल फेज था स्ट्रगल का गांधी जी का, वो कब से कब तक था? 1894 से
1906 तक का था। अब इस लिबरल फेज में गांधी जी ने कौन कौन से काम किए, किस तरह से किए, कौन कौन से आंदोलन किए, इस सबको हम लोग क्रोनोलाइज करेंगे और एक एक को क्रोनोलॉजी के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन दिस फेज गांधी जी मेड पेटिशन टू द अफ्रीकन गवर्नमेंट। ये जो लिबरल फेज था जो कि 1894 से 1906 तक चला साउथ अफ्रीका में गांधी जी का, उसके अंतर्गत गांधी जी ने क्या किया, पेटिशन दायर की साउथ अफ्रीका की सरकार को, लिबरल बने हुए कि हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, बस प्रार्थना पत्र लिखेंगे, पेटिशन देंगे, ठीक है, अपनी बात गवर्नमेंट तक रखेंगे पेटिशन के जरिए, यानी कि याचना पत्र के जरिए, ठीक है। सेंट लेटर्स एंड डिमांडेड दैट ब्रिटेन शुड इंटरवीन ऑन दिस सब्जेक्ट। और उन्होंने लेटर्स भेजे और डिमांड भी की ब्रिटेन से कि ब्रिटेन को भी हमारे साथ आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इंडिया जो था उस समय भारत था वो इंग्लैंड का ही तो डोमिनियन स्टेट था, उसी का तो गुलाम था, उसी का वो औपनिवेश था। तो इस हिसाब से ब्रिटेन को भी इसके साथ खड़ा होना चाहिए, भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। ये उन्होंने गांधी जी ने उस पेटिशन में लिखा। बिकॉज इंडिया इज अ ब्रिटिश कॉलोनी, गांधी जी फाउंडेड द इंडियन कांग्रेस, और गांधी जी ने इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की साउथ अफ्रीका में, ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम ऑल सिटीजन। और उस इंडियन कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को जोड़ा जो भेदभाव से ग्रसित थे, क्योंकि वहां पे रंग भेद था, रेसिज्म था, ठीक है। जो रेसिज्म से ग्रसित लोग थे उनको ज्यादा से ज्यादा, ना सिर्फ भारतीयों को, सबको इंक्लूड किया, क्योंकि जो रंग भेद था वो एशिया के लोगों का जो कलर था वो हल्का सा ब्राउन होता है, डार्क होता है, और वहां के जो लोग थे वो व्हाइट थे। तो रंग भेद की जो नीति थी उससे सब लोग पीड़ित थे। उन्होंने भारतीयों को इकट्ठा तो किया ही किया, सबको इकट्ठा किया जो एशियन सिटीजन थे और जिनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। स्टार्टेड पब्लिकेशन ऑफ अ पेपर कॉल्ड इंडियन ओपिनियन, और इसके अगेंस्ट इन्होंने अपने लेटर्स एक चलाया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इसका नाम आप याद रख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो आपने भी ये महसूस किया होगा कि किस तरीके से नाम पूछे आते हैं, पत्र के नाम पूछे आते हैं, लेटर्स के, बुक के, ये सब पूछे आते हैं। तो इसका पब्लिकेशन किया और इस पब्लिकेशन में इन नीतियों का विरोध किया और सबसे कहा कि आप हमारे आंदोलन और हमारे जो इंडियन कांग्रेस है उसके साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए, और इस रंग भेद की नीति जो रेसिज्म हो रहा है आपके साथ, इसका मेरे साथ मिलकर के विरोध करिए। नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस और सत्याग्रह पीरियड। और अब शुरुआत होता है नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस एंड सत्याग्रह पीरियड, यानी कि सत्याग्रह काल का अब प्रारंभ होता है 1906 से 14 तक, जो कि सेकेंड फेज है। द सेकेंड फेज ऑफ गांधी जी स्ट्रगल अगेंस्ट द गोई गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका बिगेन इन 1906। और जो साउथ अफ्रीका की गोई गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ 1906 में इन्होंने अपना सेकेंड फेज छेड़ दिया, जिसे सत्याग्रह पीरियड कहते हैं। सत्याग्रह को अगर आप दो भागों में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, ठीक है। यानी कि हम लोग अपनी बात को जो सत्य है उसको नॉन वायलेंट तरीके से रखेंगे, यानी आग्रह करेंगे, सत्य के प्रति आग्रह, सत्य भी बोलेंगे और अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे आग्रह के माध्यम से, पेटिशन के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, ठीक है। द सीजी अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस विच वॉज नेम्ड एड सत्याग्रह। और महात्मा गांधी, सीजी नहीं होगा, एमजी होगा यहाँ पे, ठीक है। और महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस यानी कि वायलेंस नहीं करेंगे ऐसी पॉलिसी को अपनाया। और सिविल डिसओबीडियंस मतलब हिंदी में कहते हैं इसको सविनय अवज्ञा, मतलब कि हम तुम्हारा जो डिसओबीडियंस करेंगे, तुम्हारी आज्ञा, तुम्हारे ऑर्डर को भी नहीं मानेंगे, लेकिन एक नॉन वायलेंट तरीके से आपके ऑर्डर को नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं कि वायलेंट करने लग जाएंगे, सड़कों पे उतर आएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, ये सब करेंगे, ये नहीं। हम लोग आपके अधिकार की अवहेलना तो करेंगे, लेकिन एक सही ढंग से, उचित ढंग से, ना कि वायलेंट तरीके से, ठीक है। नॉन वायलेंट वे को हम लोग इसमें अपनाएंगे। सत्याग्रह अगेंस्ट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब गांधी जी का एक और सत्याग्रह शुरू होता है, कौन सा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के खिलाफ 1906 में। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन था क्या, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बैकग्राउंड को क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो आगे आने वाला होगा ना वो आपको इसी के माध्यम से क्लियर होगा। ये क्लियर नहीं होगा तो आपके तोते उड़ जाएंगे, आगे समझ में नहीं आएगा, फिर रटना पड़ेगा आपको वन लाइनर, ठीक है।
इसको आप स्टोरी की तरह सुनिए, कान में लीड लगा लीजिए, 1 घंटे की वीडियो को बढ़िया सुनते रहिए, आप डबल स्पीड में सुनिए। ठीक है। सत्याग्रह अगेंस्ट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है। जो सत्याग्रह था उसको इन्होंने शुरू किया। द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट मेड अ रिमार्क मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर इंडियन टू कैरी देयर डेनमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद देम ऑल टाइम। अब जो साउथ अफ्रीका की सरकार थी उसने क्या किया कि ये मैंडेटरी कर दिया, मतलब एक कानून ले आए और ये अनिवार्य कर दिया कि हर एक भारतीय नागरिक को अपने अंगूठे के निशान वाला सर्टिफिकेट जो होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उन्हें हमेशा अपने पास रखना ही पड़ेगा, उनसे कभी भी मांग की जा सकती है। और ये सब इंडियंस के लिए था सिर्फ, बेसिकली ब्लैक इंडियंस, मतलब जो जिनके साथ रेसिज्म हो रहा था, जो रंग में गोरे नहीं थे, उनके साथ इन्होंने ये किया। तो ये जो भेदभाव नीति लाए थे इससे जनता में और भी आक्रोश बढ़ गया, जो गुस्सा था, जो एंगर था, वो लोगों में बढ़ गया इसके खिलाफ। आफ्टर दैट ऑल इंडियंस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी डिसाइडेड टू अपोज दिस डिस्क्रिमिनेटरी लॉ। तो जितने भी भारतीय थे वो सब गांधी जी के अंडर में आ गए, उनकी लीडरशिप को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उनके साथ इस कानून का विरोध किया, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉ था। अगर आप ऐसा कोई लॉ लाते हैं तो सबके साथ लाइए, ना कि सिर्फ इंडियंस के साथ। इंडियंस, बेसिकली इंडियंस का मतलब है उन सभी लोगों से जो जिनके साथ रेसिज्म से पीड़ित थे। रेसिज्म से सिर्फ भारतीय पीड़ित नहीं थे, साउथ अफ्रीका में बहुत से लोग थे जो एशियन थे, इंडोनेशियन थे, जिनका रंग गोरा नहीं था, वो सब रेसिज्म का शिकार थे। वो सब गांधी जी के साथ खड़े हो गए कि हम लोग इस सबका विरोध करेंगे बिकॉज इट इज अ डिस्क्रिमिनेटरी लॉ। ठीक है। बेसिकली कोई भी कानून आता है, सरकार कोई भी कानून लाती है तो सबके लिए लाना चाहिए, ठीक है ना, किसी एक विशेष जाति को टारगेट करके नहीं लाना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मत था। ओके, so let's move on to the next point of this slide. For this, many Indians, including Gandhi ji, were imprisoned. और इसका विरोध करने की वजह से बहुत सारे भारतीयों को साउथ अफ्रीका की सरकार ने जेल में डाल दिया, और गांधी जी भी उनमें से एक थे। यानी कि गांधी जी को भी साउथ अफ्रीका की सरकार ने नहीं छोड़ा, उनको भी सभी भारतीयों के साथ सभी लोग जो इस बिल का विरोध कर रहे थे, इस एक्ट का विरोध कर रहे थे, उन्हें जेल में डाल दिया। और ना सिर्फ जेल में डाला, उन्होंने एक और कानून ला दिया दिल्ली साउथ अफ्रीका की सरकार ने। अभी एक कानून तो आया ही आया था, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, जिसका विरोध लोग कर रहे थे, अब उन्होंने जल्दी से दूसरा कानून और ले आए, जिससे और भी ज्यादा एंगर बढ़ता चला गया साउथ अफ्रीका के लोगों में। अनदर लॉ वाज मेड बाय गवर्नमेंट whose purposes was to entry was to be blocked, और जिसका पर्पस था एंट्री को ब्लॉक करना। किसके लिए? भारतीयों के लिए, जो कि वहां पे व्यापार करने जा रहे हैं, जो कि मतलब वहां पे बसे हुए हैं, प्रवासी भारतीय हैं जो साउथ अफ्रीका में किसी उद्देश्य से गए हैं, व्यापार करने गए, पढ़ाई करने गए, उनकी एंट्री को ब्लॉक कर देना। ये लॉ लाया गया इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। सीनियर इंडियंस केम टू ट्रांसवाल फ्रॉम नाटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस स्थान पर गए लोग? ट्रांसवाल से नाटल तक गए लोग इस डिस्क्रिमिनेटरी लॉ का विरोध करने के लिए। दो आप याद रख लेना, ट्रांसवाल और नाटाल, ये क्या है? साउथ अफ्रीका के दो प्लेस हैं ऑन अपोजिंग दिस। और गांधी जी को 1908 में फिर से अरेस्ट कर लिया साउथ अफ्रीका की सरकार ने, क्योंकि उन्होंने इस बिल का विरोध, क्योंकि गांधी जी क्या थे, बहुत बड़े नेता थे, ये पेशे से वकील थे, इनकी आवाज में बहुत दम था, ये सामने वाले को बहुत अच्छे से प्रभावित करना जानते थे। ये पेशे से वकील थे तो बोलने चालने का ढंग तो इनका बहुत अच्छा था, बिल्कुल अपनी बातों से बिल्कुल प्रभावित कर लेते थे सामने वाले को, लोगों को अपने साथ खड़ा कर लेते थे, जहां भी आते थे आंदोलन खड़ा कर देते थे किसी भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ के खिलाफ। किसी भी इंसान को उन्होंने पीड़ित देखा, उसके साथ कुछ भी अन्याय हुआ, किसी जात के खिलाफ हुआ, ये उन लोगों के साथ बातचीत करते थे, और बातचीत करने का तरीका इतना अच्छा था कि सामने वाला बिल्कुल प्रभावित हो जाता था, फ्लैट हो जाता था, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल सही बोले रहा, आपके साथ हैं। और इस तरीके से कहीं भी आते थे आंदोलन को खड़ा कर देते थे बिल्कुल जा करके। यही इनकी एक बहुत बड़ी पावर थी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, फिर जो नेक्स्ट कैंपेनिंग की महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में, वो क्या थी? कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स एंड डिलीटेशन ऑफ इंडियन मैरिज। जो पोल टैक्स साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने लगाया उसके खिलाफ, और जो इंडियन मैरिज, जो भारतीय
रीति रिवाज से जो विवाह होता है जैसे भारतीय रीति रिवाज में पंडित वंडित के द्वारा जो हमारी जो रीति रिवाज होती है उसके उसके द्वारा जो विवाह होता है, वो साउथ अफ्रीका की सरकार ने इलीगल करार कर दिया कि ऐसा हर शादी जो क्रिश्चियन यानी कि क्रिश्चियनिटी लॉ के अधीन नहीं हुई है, क्रिश्चियनिटी रीति रिवाजों से नहीं हुई है, कस्टम से नहीं हुई है, वो सारी की सारी शादियां इलीगल होंगी। साउथ अफ्रीका की सरकार ने इलीगल अवैध घोषित करती है, इन्हें कोई भी लीगल दर्जा नहीं दिया जाएगा। इस तरीके का कानून साउथ अफ्रीका ने लागू कर दिया अपने देश में। अब इसके खिलाफ फिर से कैंपेनिंग शुरू कर दी गांधी जी ने। द गवर्नमेंट imposed a subdivision tax on Indians settled in South Africa at the end of the intensified सत्याग्रह अगेंस्ट इट हिट द इंडियंस। ठीक है, अब जो इस तरीके का कानून जब लाया गया तो सत्याग्रह फिर से इंडियंस ने शुरू कर दिया। ठीक है, मोस्टली पुअर, और इस बार जो सत्याग्रह आंदोलन में जो शामिल हुए थे ना, वो लेबर क्लास के लोग बहुत ज्यादा शामिल हुए थे। मतलब मजदूर जिनकी इनकम जो थी वो 10 सीलिंग से कम होती थी, क्योंकि पोल टैक्स जो था वो बहुत ज्यादा था, और जो गरीब लोग थे वो इतना चुका नहीं पाएंगे, उनकी सैलरी इतनी कम होती थी। इस वजह से वो लोग गांधी जी के साथ जुड़ गए। मीनवाइल द सुप्रीम कोर्ट गिव अनदर ब्लो द मूवमेंट that all the marriages which were not Christian in system, और ये सब हो ही रहा था, इतना सारा ड्रामा जो इतने सारे लॉ उल्टे सीधे लाए थे साउथ अफ्रीका की सरकार ने, ये सब तो हो ही रहा था। अब जो बड़ा झटका लगा गांधी जी को और जो हमारे अन्य इंडियंस जो साउथ अफ्रीका में आए थे, वो सुप्रीम कोर्ट से लगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ पास कर दिया। अब जब किसी देश का सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी लॉ लाएगा तो फिर और किसी से क्या उम्मीद की जा सकती है न्याय की। तो इतना बड़ा जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ लाई सुप्रीम कोर्ट, क्या लाई कि जो भी विवाह, जो भी शादियां साउथ अफ्रीका में क्रिश्चियन रीति रिवाज यानी ईसाई धर्म की रीति रिवाजों से नहीं हुई थी, उन सबको अवैध घोषित कर दिया गया। उनको अब कोई भी लीगल दर्जा नहीं दिया गया। साउथ अफ्रीका की सरकार ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब ये लोग पति पत्नी नहीं है अगर तुमने क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी नहीं की है। अगर तुम्हें साउथ अफ्रीका में शादी यानी हस्बैंड और वाइफ को लीगलाइज करना है रिलेशन, तो तुम्हें क्रिश्चियनिटी के जो कस्टम्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग शादी करनी पड़ेगी। ऐसा कानून साउथ अफ्रीका की सरकार ने ला दिया। अब जब ये कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया गया, इस एक्ट को ऐसा डिसीजन दिया गया, तो सोचिए कितना बड़ा धक्का लगा होगा कि हम जिससे न्याय की आशा करते हैं कि ये हमारे साथ जो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ लाया गया है, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ लाया गया, इसको खत्म करेगा, जब वही इस तरीके का डिसीजन दे दे तो क्या 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 होगा बताइए। गुस्सा तो और भड़केगा आप लोगों में। तो यही हुआ, जो भारत के लोग साउथ अफ्रीका में थे उनका गुस्सा भड़क गया और अब चरम पे पहुंच गया हो कि अब बहुत हो गया, अब नहीं सहन करेंगे। सून द वर्कर्स ऑफ द माइन प्लांटेशन आल्सो बिकेम एक्टिव इन द मूवमेंट एंड वेंट ऑन स्ट्राइक अगेंस्ट इट। और बहुत जल्द इस मूवमेंट में, अभी तो सिर्फ लेबर क्लास जुड़ी थी, अब लगभग सारे भारतीय जुड़ने लगे। जो पहले जुड़ चुके थे, जो पहले के वो तो थे ही गांधी जी के साथ, लेकिन अब जो पोल टैक्स और ये उल्टे सीधे लॉ लाए गए, इनसे मजदूर भी जुड़े, माइंस में काम करने वाले भी जुड़े, प्लांटेशन में काम करने वाले भी जुड़े। लगभग सारी फील्ड जो थी साउथ अफ्रीका में, जितने भी भारतीय थे, सब अब महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए। महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन जिसे कहते हैं खड़ा कर दिया, भीड़ खड़ी कर दी इसके खिलाफ। गांधी जी, लॉर्ड हार्डिंग, ये लाई नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा कर दिया पीडीएफ में जिसने भी ये टाइप किए। लॉर्ड हार्डिंग एंड गोखले, ये गोले नहीं है, गोखले है, ये पता नहीं क्या किया है, गोखले, ओके, यानी कि गोखले आप सही कर लीजिएगा, GOKHALY, वैसे जानते होंगे गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले। एंड CF एंड्रूज, ठीक है। आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ लॉन्ग टॉक्स विद एंड्रूज, गांधी जी, लॉर्ड हार्डिंग और गोखले और CF एंड्रूज ने बहुत समय तक आपस में बातचीत की इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कि अब ये जो आग, जो गुस्सा लोगों के दिल में जो भड़का है वो और ना भड़क जाए।
कहीं वायलेंट ना हो जाए, इस वजह से इन सब के बीच में वार्तालाप शुरू हुई। द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड्स ऑफ, और अंत में साउथ अफ्रीका की सरकार को झुकना पड़ा। ये जो सारे कानून लाए थे, पहले मना करती रही कि नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, क्या कर लोगे, हम और कानून लाएंगे। लेकिन जब बहुत, कहते नहीं एकता में शक्ति है, ठीक है ना, यूनिटी हैज स्ट्रेंथ। तो जब बहुत सारे लोग ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉ के अगेंस्ट खड़े हो गए, गांधी जी ने बहुत बड़ी भीड़ को खड़ा कर दिया। गांधी जी भीड़ को बनाते थे आंदोलन, लेकिन ऐसी भीड़ नहीं जो वायलेंट हो, नॉन वायलेंट क्राउड बनाते थे। अपनी बात सरकार तक नॉन वायलेंट तरीके से रखते थे। इनका बात करने का ढंग बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छे से प्रभावित करना जानते थे लोगों से, हिप्नोटाइज कर देते थे, बिल्कुल ये बिल्कुल प्रभावित हो जाए सामने वाला। तो यही इन्होंने किया, और अंत में साउथ अफ्रीका की सरकार इनके सामने झुक गई। इन्होंने साउथ अफ्रीका की सरकार को अपने सामने झुका दिया। अब गांधी जी का स्टार्ट होता है भारत में। जैसे जैसे साउथ अफ्रीका में गांधी जी की पहुंच बढ़ने लगी, लोग साउथ अफ्रीका को जानने लगे, साउथ अफ्रीका की सरकार भी अब जानने लगी कि नहीं, गांधी जैसा भी कोई महान नेता है जो कभी भी आंदोलन खड़ा कर देगा अगर हमने ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉ लाए। ठीक है, बेसिकली साउथ अफ्रीका की सरकार इसलिए लाती थी ताकि वो बहुमत में बनी जाए, क्योंकि जो बहुमत था, जो मेजोरिटी थी, वो गोरे लोगों की थी। तो उनको हम खुश करते हैं तो हमें मेजोरिटी में हम बने हुए, सत्ता में बने हुए। लेकिन गांधी जी ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने खड़ा कर दी, भीड़ खड़ी कर दी सबको अपने साथ जोड़ करके। अब जब धीरे धीरे इनकी जो ख्याति थी, जो इनका फेम था, वो बढ़ता हुआ साउथ अफ्रीका में, और धीरे धीरे इनके चर्चे अब भारत में भी होने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी पता चल गया कि गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं। अब जब भारत में गांधी जी आए 1915 में, ये डेट आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि गांधी जी भारत में कब आए, तो 1915 में। ठीक है, एंड गेव हिम हिज ओन इन इंडिया फॉर हिज स्ट्रगल एंड ग्रेट सक्सेस। सॉरी, प्यास लगाई थी बहुत तेज, सॉरी फॉर दैट, एंड लेट्स कंटिन्यू इट। और जब महात्मा गांधी भारत में आए तो इन्होंने क्या किया कि भारत में भी इन्होंने अब स्ट्रगल, मतलब संघर्ष करना, और अंग्रेजी सरकार की जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ थे, जो ऑपरेशन लॉस थे, उनके खिलाफ संघर्ष करना भी ये धीरे धीरे शुरू करेंगे। क्योंकि अब इनकी जो पहुंच थी वो बढ़ गई भारत में भी, कि गांधी जैसा नेता भारत आया है जिसने साउथ अफ्रीका की सरकार को भी अपने सामने झुका दिया। जो पहला सत्याग्रह भारत में था इन्होंने, वो कौन सा किया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत में गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था, फर्स्ट सत्याग्रह था, उसका यूज भारत में कहाँ किया, तो चंपारण में किया। और कब किया, तो 1917 में किया। कम ऑन, रिपीट इट विथ मी। हिस्ट्री इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट इफ यू टेक इंटरेस्ट, ओके, इसको एक हिस्ट्री को एक मूवी की स्टोरी की तरह सुनना है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। अब जब सत्याग्रह कब हुआ, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का यूज किया। ओके, द सिविल डिसओबीडियंस केसेस ऑफ चंपारण वॉज क्वाइट ओल्ड। और जो ये चंपारण की जो बात थी ना, सिविल डिसओबीडियंस की, सविनय अवज्ञा की, ये कोई नई बात नहीं थी, ये अभी 1917 में शुरू हुई है, ये बहुत पुरानी थी। कि अंग्रेज जो थे वो शोषण बहुत सालों से करते आ रहे थे। हाईलाइट में ये तब आई थी। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, a contract was made with the white planters मतलब जो प्लांट लगाते थे, बागानी के जो मालिक थे, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था सरकार ने, अंडर विच इट वाज मैंडेटरी फॉर द फार्मर टू कल्टीवेट माइल्स। ये माइल्स नहीं है, ये नील्स है, ठीक है ना। नील जो होती ना हिंदी में, नील कपड़ों वाली नील, वही नीले रंग की, ठीक है ना। ये माइल्स की नील्स, ठीक है, ऑन द 320 ऑफ हिज लैंड। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो किसान उस बागान में काम करते थे, उनको ये मैंडेटरी कर दिया था कि 3/20 भाग तो आपको करना ही करना है। यानी 3/20 को आप परसेंटेज में बदलेंगे तो ये 15% आ जाएगा, आई थिंक, ठीक है ना। 15% भाग में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट लाया गया।
ठीक है ना। और जो नील की खेती होती है, जिस भी क्षेत्र में कर दी जाती है ना, वो जमीन पूरी तरीके से बंजर हो जाती है। अब उसमें सिर्फ नील ही उगेगी, बाकी चीजों की जो उर्वरकता होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है नील की खेती करने में। लेकिन अंग्रेज ऐसा करना चाहते थे, क्योंकि जो नील थी उसका जो डिमांड था यूरोप में वो बहुत ज्यादा था कलर का। क्योंकि नील से डाई बनती थी, जो बेसिकली जो कलरफुल प्रोडक्ट थे वो इन्हीं से बनते थे, तो इसका डिमांड बहुत ज्यादा था। इस वजह से अंग्रेज ऐसा करवाते थे। लेकिन इससे जो बागान के मालिक थे, किसान थे, उनको बड़ा नुकसान होता था भाई। उनकी जो जमीन थी वो तो बंजर हो जाती थी। एक बार नील की खेती की, अंग्रेजों ने उसे बहुत कम दाम में खरीद लिया, उनको मार पीट के ठोक के सही कर दिया। ज्यादा मुंह चलाओगे तो जेल में डाल देंगे, तुम्हें कूटेंगे अच्छे से, और नहीं करोगे तो तुम आपका खेती जब्त कर देंगे, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो ऐसे जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ थे, इससे किसान बड़ा परेशान थे। एंड और ये जो सिस्टम था उसे तीन कटिया पद्धति के नाम से जानते थे। तीन कटिया, इसके याद करना, तीन कटिया पद्धति, TINKTIYA, और कटिया पद्धति, ठीक है। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल डाइज, और जब केमिकल डाइज और जब रासायनिक रंगों का निर्माण हो गया यार गले में क्या हो गया ये? और जब रासायनिक रंगों का निर्माण हो गया तो क्या हुआ, अब नील की जो डिमांड थी वो तो कम हो गई, ठीक है। द डिमांड्स ऑफ इंडिगो, इंग्लिश में नील को इंडिगो कहते हैं, ठीक है, डिक्रीज्ड, एंड प्लांटर्स वर फोर्स टू स्टॉप नील कल्टीवेशन। और जब एक तो इन्होंने क्या किया कि चलो 15% भाग में तुम खेती करवा रहे हो, 10-15 सालों से करवा रहे हो, ठीक है अब करेंगे। किसान करने लगे, उनकी मजबूरी थी। अब जब बहुत सारा टाइम हो गया, अब तुम 10-15 साल बाद कह रहे हो कि अब बंद करो, क्यों, हमें फायदा नहीं हुआ, बंद करो। अब उस स्थिति में किसान क्या करे भाई, क्योंकि अब जो उनकी जमीन थी, ये 3/20 भाग की जो जमीन थी, अब तो वो बंजर हो गई। अब उसमें कुछ उगना नहीं है नील के अलावा, वो उगाए तो उगाए क्या। अब इससे उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उनका तो शोषण हो गया ना, क्योंकि केमिकल डाइज बन गए तो अब नील की खपत बहुत, डिमांड जो थी वो कम हो गई। अब हमें केमिकल कलर मिलने लगे, अच्छी क्वालिटी के मिलने लगे, तो अब नील का यूज क्यों करेंगे। द डिमांड ऑफ इंडिगो वाज डिक्रीज्ड, एंड in lieu of freeing the farmers from research, the rates of other taxes was increased. अब इसका परिणाम क्या हुआ, जब नील की खेती कम हो गई तो भाई रेवेन्यू में भी कमी आई। किसके, अंग्रेजों के, उनको भी घाटा हुआ भाई। जब केमिकल डाइज आ गए तो नील की खेती बंद हुई, तो उनका भी तो व्यापार ठप पड़ा, तो उनके रेवेन्यू में कमी आई। तो इससे बचने के लिए क्या किया अंग्रेजों ने, टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, और कम इंक्रीज नहीं किए, बहुत ज्यादा लगा दिए। एक तो अंग्रेजों की वैसे ही हालत खराब थी कि नील की खेती होती थी, अब वो भी बंद करवा दी। क्यों, क्योंकि कोई खरीद ही नहीं आता, उतनी डिमांड ही नहीं बची नील की। और ऊपर से जब खेती भी बंद हुई तो आपने टैक्स भी इंक्रीज कर दिया। एक तो वैसे ही किसान परेशान थे, और परेशान हो गए जब खेती बंद की, और ज्यादा तुमने परेशान कर दिया उनको टैक्स को इंक्रीज करके। तो ऐसी तैसी हो गई बेसिकली किसानों की। तो अब जब ये सब गांधी जी को पता चला, तो गांधी जी को कैसे पता चला, जो चंपारण के जो एक बहुत बड़े आंदोलनकारी थे, राजकुमार शुक्ला, ये नाम आपको रट लेना है, क्योंकि ये नाम बहुत बार सीडीएस में पूछा गया है, यूपीएससी में वन लाइनर में आया है कि ऐसा कौन सा इंसान था जिसने चंपारण में गांधी जी को इनवाइट किया था आंदोलन करने के लिए। तो कौन था, राजकुमार शुक्ल थे। डिसाइडेड टू कॉल गांधी जी टू चंपारण। तो राजकुमार शुक्ला ने अब डिसाइड कर लिया कि अब तो गांधी जी को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अब हद पार हो चुकी है, अब ये सहन नहीं किया जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच गांधी जी, और इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर और मजहर उल हक महादेव तहसीक ऑर्डर्ड द ऑफिसर रीचिंग चंपारण टू गो टू द चंपारण। तो ये सारे लोग, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, बड़े बड़े जो आंदोलनकारी नेता उस समय हुआ करते थे भारत में, वो सब चंपारण पहुंचने लगे। अब जब ये ब्रिटिश सरकार को पता चला कि गांधी जी आ रहे हैं चंपारण में, तो उनकी तो ऐसी तैसी हो गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जानती थी कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, वही इंसान है जिसने अपने अकेले की दम पर लोगों को खड़ा करके साउथ अफ्रीका की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वही इंसान है कि कुछ भी कर सकता है। जब अंग्रेजों को ये बात पता चली
तो अंग्रेजों ने वहाँ का जो इस समय जो डीएम हुआ होता है, वहाँ पे भी जो कंट्रोलर था पूरी सरकार को, जो कंट्रोल मतलब उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता था जो अधिकारी, अंग्रेजों ने उसे तुरंत सूचना दे दी कि एंट्री ब्लॉक कर दो, गांधी जी को चंपारण आने ही मत दो। ही डायरेक्टेड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू विथड्रॉ हिज ऑर्डर। और जब ये सब हुआ तो गांधी जी ने फिर से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके खिलाफ भी थोड़ा बहुत संघर्ष किया और कहा कि हमको चंपारण जाने दो, अपने जो ऑर्डर आपने दिए हैं वो वापस ले लो, हम तो चंपारण जाके रहेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उसने ऑर्डर चलो दे दिया कि हाँ ठीक है जाओ तुम, लेकिन उसने फिर एक और दिमाग वाला काम किया। गवर्नमेंट ने एक और षड्यंत्र चला। क्या चला कि उन्होंने एक कमेटी को बना दिया, कमीशन बना दिया। गांधी जी से कहा कि ठीक है जो भी मैटर है हम आपस में सुलझा लेंगे, एक कमीशन बना देते हैं। ये कमीशन इन्वेस्टिगेट करेगा कि किसानों के साथ क्या जाती हुई है, क्या उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, कितना उनको घाटा हुआ है, ये सब हम लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। और गांधी जी को भी इस कमीशन का मेंबर बना दिया कि आप भी देखिए हम काम करेंगे। गांधी जी वॉज सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग द कमीशन। और गांधी जी, मैंने पहले बताया था कि गांधी जी के बात करने का तरीका बड़ा अच्छा था। ये पेशे से नेता, वो सॉरी ये पेशे से वकील थे, और कोई छोटे मोटे वकील नहीं थे। जो वकील अपने सामने पूरी साउथ अफ्रीका की सरकार को झुका दे, पूरी एक देश की सरकार को अपनी मांगे मानने पर मजबूर कर दे, वो वकील छोटा मोटा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी बातों से कमीशन जो सेटअप हुआ था उसको भी कन्विंस कर लिया। अब वो भी राजी हो गया महात्मा गांधी की बातों से, और डिसाइड किया कि जो 3 कठिया पद्धति थी उसको अब खत्म कर दिया जाएगा। और जो फार्मर्स का इस 3 कठिया पद्धति की वजह से और जो एक्सेसिव टैक्स रेट को लगाने की वजह से जो नुकसान हुआ है उसका भी हर्जाना दिया जाएगा। अब ये कितनी बड़ी सक्सेस रही होगी महात्मा गांधी की, ठीक है। क्या जरा सोचिए कि जहां ब्रिटिश की सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए थी कि नहीं हम एक भी चीजें कम नहीं करेंगे, और जाति पे जाति करती जा रही थी, वहीं पे गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को भी इस मूवमेंट के थ्रू अपने सामने झुका दिया। अब गांधी जी की जो पहुंच थी, जो नाम था, वो बहुत बड़ा हो चुका था। अब ब्रिटिश सरकार तो ये बात जानती थी कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। तो साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने हंगामा किया है, जितने आंदोलन खड़े किए हैं, पूरी सरकार की ऐसी तैसी कर दी, उसे मजबूर कर दिया अपनी मांगों को मानने के लिए, और बिना किसी वायलेंस के। ऐसा नहीं कि वायलेंस की हो, लोगों को मारा हो, सैनिकों को मारा हो, पत्थर बरसाए हो, गोलियां बरसाई हो, लाठियां, ऐसा कुछ नहीं। बढ़िया सभी ने अवज्ञा आंदोलन, विनती की, भीड़ इकट्ठी की, पेटिशन दायर की, प्रार्थना पत्र लिखे, बातचीत का तरीका अपनाया, और ये सब करते करते सरकार से अपनी मांगे मनवा ली, मजबूर कर दिया कि तुम्हें तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। देखते हैं कैसे नहीं मानते हो। आई थिंक यू ऑल आर enjoying this session, but before moving forward in this session I want to say that if you have not subscribed this channel, so subscribe this year, because my subscribers are not increasing, or increasing in a very slow rate. I have trying very hard on this channel because I am only the one faculty of this channel, and I am completing all the syllabus including history, biology, English, and also I will soon start physics, chemistry, and also mathematics and reasoning. Okay, but before moving forward I want to request that if you have not watched my previous videos of vocabulary series तो आप एक बार जरूर देखिए। मैंने 15 वीडियोस, सिर्फ अभी 15 वीडियोस अपलोड किए हैं, आगे अपलोड होंगी क्योंकि अभी इस समय मैं थोड़ा बिजी हूँ। आपके जो कमेंट्स आए थे मैंने देखे थे कि वोकेबलरी सीरीज कंटिन्यू करिए, ठीक है। मेरे पास ईमेल में भी आया था कि सर वोकेबलरी सीरीज को कंटिन्यू करिए, और ये सब आपने जो, मैं वोकेबलरी सीरीज कंटिन्यू करूँगा क्योंकि अभी थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा भी इंटरव्यू है, आगे मेरे भी एग्जाम्स है, मेरा CDS का इंटरव्यू है अभी, तो मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ उसमें, इसलिए एक ही वीडियो मैं बना पा रहा हूँ एक दिन में। वैसे मैं 2 या 3 वीडियोस हर रोज डालता था, लेकिन अभी 10 दिन तो हो ही गए हैं, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। इसलिए आप लोग उन वीडियोस को वॉच करिए, वोकेबलरी को याद करिए,
मैं इसी तरीके से आप बताइए मुझे अपनी क्वेरीज जो हैं कमेंट सेक्शन में बताइए कि वोकेबलरी में आपको क्या पसंद है, आपको वन वर्ड की सीरीज चाहिए, किस चीज़ की सीरीज चाहिए, क्योंकि अभी बेसिकली मैं सिनोनिम्स की सीरीज में लाया हूँ वोकेबलरी में। वन वर्ड की चाहिए तो वो बताइए, इडियम्स फ्रेजेस भी मिलेंगे, फ्रेजल वर्ब भी मिलेंगे, सबको हम लोग बहुत इजी तरीके से, वो भी किस तरीके से, बहुत ज़्यादा इजी वे में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। बट अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ और भी टॉपिक मुझे कवर करने चाहिए तो उसका सजेशन दीजिए। बेसिकली मैं अभी ज्योग्राफी भी बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करूँगा चैनल में, और ज्योग्राफी में मैप से पढ़ाऊँगा और ऐसी ट्रिक से पढ़ाऊँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको नॉलेजेबल कंटेंट लगातार कंटिन्यूस इस चैनल पे मिलता ही रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो अब जो इतना सब कुछ हो गया, अब हम आते हैं अपने सेशन की तरफ। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पर्पज से भी और एसएससी के भी पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। बेसिकली सबसे पहले तो उसकी डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या हुआ, पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ या फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई या क्या हुआ सबसे पहले। ये क्रोनोलॉजी के क्रम में एसएससी में या यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी, अहमदाबाद जो कि गुजरात डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सबको पता ही होगा वैसे तो। ठीक है, और जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। ये पहली भूख हड़ताल आयोजित की थी महात्मा गांधी ने, पूरे देश की ये पहली भूख हड़ताल थी। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन चंपारण, जब गांधी जी ने चंपारण में स्ट्राइक कर दी, गांधी जी इंटरवीन्ड मार्च 1910 ऑन द इशू ऑफ, सर 1910 गलत है, ये 1918 है। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत की गई है, आज अच्छे से बताऊंगा जिसने भी ये टाइप किया। ऑन द इशूज ऑफ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, हियर देयर वाज अ डिस्प्यूट। अब जो अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक थी, सीधी सी बात है, नाम से समझ गया हो कि मिल में कहीं ना कहीं स्ट्राइक हुई होगी। ठीक है ना, तभी उसका नाम अहमदाबाद। अब कुछ भी हम लोग कवर करते हैं हिस्ट्री में, कब, क्यों और कैसे, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये घटना कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई, मतलब व्हेन, हाउ एंड व्हाई। कब, क्यों और कैसे, तीन चीज़ों के आंसर हम लोग को ढूंढना चाहिए। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई, 1918 में हुई। अब हम दूसरा रीजन ढूंढते हैं, आखिर क्यों हुई। ठीक है, द वर्कर्स रिगार्डिंग द प्लेग बोनस, ये प्लेग बोनस को चलते हुई, क्योंकि प्लेग बोनस, प्लेग बीमारी जो भारत में फैली हुई थी, उसका इम्पैक्ट अहमदाबाद में बहुत बुरी तरीके से पड़ा। बहुत सारे लोग खत्म हो गए, बहुत सारे जो फैक्ट्रीज में काम करते थे लोग वो भी खत्म हो गए, उनकी भी डेथ हो गई, उनके परिवार मेंबर खत्म हो गए। बहुत से लोग ऐसे थे जो कि अपने परिवार में एक ही कमाने वाला था, वो भी खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में जो मजबूत मजदूर थे, लेबर थे, वो चाहते थे कि मुझे कोई कुछ ना कुछ तो बोनस मिले, कुछ ना कुछ तो हेल्प मिले। 1918 में ये ऐसा उन्होंने डिमांड रखी, मिल के जो मालिक थे, और डिमांड में उन्होंने कहा कि मुझे 50% तो चाहिए बोनस। 50% ऑफ द वेज, जो हमारी मंथली वेजेस है उसका 50% मुझे बोनस चाहिए। लेकिन जो मिल के जो ओनर थे वो बिल्कुल मना कर रहे थे कि हम तो देंगे ही नहीं, 1 रुपए नहीं देंगे। आप 50% की बात करो, हम 1 रुपए नहीं देंगे तुमको, क्या कर लोगे। और जब गांधी जी ने ये सब मुद्दा सुना, क्योंकि गांधी जी भी गुजरात के ही रहने वाले थे, तो गांधी जी ने ये सब देखा तो उन्हें लगा कि यार नहीं, मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्लेग के टाइम पे भी इतना मेहनत की है, सब कुछ किया, अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा करके काम किया, तो कुछ ना कुछ तो बोनस इनको मिलता है, बनता है। तो गांधी जी ने आज द राजदूत यहाँ पे लेबर, जो लेबर क्लास थी इनकी, गांधी जी ने उनसे कहा कि चलो अगर आपकी बात मिल के जो वर्कर्स हैं वो नहीं माना है तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से एक स्ट्राइक का आयोजन करते हैं, हड़ताल का आयोजन करते हैं, और उसमें हम अपनी डिमांड रखेंगे। 50% तो कहते बहुत ज़्यादा हो गया, चलिए 35% हम लोग अपनी डिमांड रखेंगे।
ठीक है। और जो मिल के ओनर्स थे वो एक्सेप्ट तो की उन्होंने डिमांड थी कि हम प्लेग बोनस दे देंगे, लेकिन कितने परसेंट देंगे? उन्होंने कहा हम सिर्फ और सिर्फ 20% ही प्लेग बोनस देंगे। ऐसी डिमांड उन्होंने रखी मिल के जो मालिक थे। लेकिन 20% बहुत ज़्यादा कम होता है यार। किसी की सैलरी, जो मजदूर है वो, उसकी सैलरी ज़्यादा ज़्यादा कितनी होगी आज के समय में? देख लो, जो दिहाड़ी मजदूर है, मान लो उनकी सैलरी 200 है हैं। अब 20% तुम दोगे तो कितना, 40 रुपए में क्या हो जाएगा उसका बोनस? तुम दोगे, किसी की जान चली गई तो उसे 40 रुपए देगा। मतलब 20% बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो इसी बात को लेकर के बहस से छिड़ गई, स्ट्राइक हो गई। गांधी जी डिसाइडेड टू स्टार्ट अ हंगर स्ट्राइक। अब जब नॉर्मल स्ट्राइक से काम नहीं चला, नॉर्मल स्ट्राइक से जो मिल के मालिक थे वो नहीं माने, तो अब गांधी जी ने डिसाइड कर लिया कि नॉन वायलेंट तो हम नहीं हो सकते, लेकिन कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा जो आंदोलन है वो तीव्र गति से हो जाए। हम ऐसा करेंगे कि अब हम भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि भूख हड़ताल में डर रहता है कि भाई इंसान बीमार हो जाएगा, कितने लोग मर भी सकते हैं अगर ज़्यादा दिन तक भूखे रहे तो, और बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस बीमारी भी हो सकता है। तो इस डर से जो आंदोलन होगा, लोगों की सिंपैथी भी हमको मिलेगी, और जब सिंपैथी मिलेगी तो आंदोलन अपने आप बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। तो ये सोच करके महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक को करने का निर्णय लिया कि हम लोग अब हंगर स्ट्राइक करेंगे, और वर्कर्स को भी ऐसा करने के लिए किया। और इस स्ट्राइक में महात्मा गांधी की सहायता किसने की? कम ऑन बताइए। तो जो अनसुईया बहन, सिस्टर ऑफ अम्बलाल भाई, contributed actively in गांधी जी इन दिस स्ट्रगल। ये नाम इंपॉर्टेंट है। सीधा आता है कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गांधी जी के साथ किसकी अहम भूमिका थी? तो किसकी अहम भूमिका थी? अनसुईया बहन की। जैसे बहन है, ठीक है ना, बहन नहीं बहन, तो वो गुजराती में बोलते हैं बहन बहन जो भी हो। कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्टिवली, और इन्होंने बिल्कुल गांधी जी का भरपूर सहयोग दिया। मजदूरों ने तो दिया ही दिया, इन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़कर गांधी जी का साथ दिया। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्स द मिल ओनर्स एग्री टू द सेटलमेंट। अब जब ये स्ट्राइक बहुत दिन हो गए, लोग भूखे रहेंगे, तो सामने वाली पार्टी पे अपने आप दबाव बनता है यार कि सामने वाला भूखा है, इतने लोग भूख हड़ताल पे आ गए हैं। अब उस पर मेंटली प्रेशर तो आएगा ही ना, कहीं कोई मर ना जाए, पूरा का पूरा जिम्मेदारी उसी के ऊपर थोप दिया गया। तुमने कानून लाया था, उसके विरोध में ये लोग हड़ताल कर रहे थे और मर गए, तो पूरा का पूरा जिम्मा किसका? इसलिए उसी के ऊपर आ जाएगा कि तुम्हारी गलती से मरे। तो मेंटली प्रेशर था वो भी बिल्ट होने लगा उसके ऊपर, जो अहमदाबाद मिल का ओनर था। और बहुत जल्द अब ये केस ट्राइब्यूनल को सौंप दिया गया। द ट्राइब्यूनल डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ द फार्मर्स। और जब ये केस में जब ज़्यादा सुनवाई इन दोनों पक्ष में नहीं हुई, तो अब इस केस को ट्राइब्यूनल को सौंप दिया गया कि अब ये सॉल्व करेगी ट्राइब्यूनल। और ट्राइब्यूनल ने क्या किया? गांधी जी के पक्ष, गांधी जी यानी कि जो मजदूर वर्ग था उनके पक्ष में अपना निर्णय दिया कि नहीं, मजदूर सही हैं, आपको 35% तो बोनस कम से कम देना ही होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना दे सकते हो, 35% से कम तो आप दोगे ही नहीं। तो इस तरीके से आपने देखा कि गांधी जी ने किस तरीके से अहमदाबाद के मिल ओनर्स को भी अपनी तरफ झुका लिया, अपनी मांगे को पूरी करने के लिए झुका लिया। किस तरीके से गांधी जी ने सत्याग्रह का यूज किया, वो भी बहुत ही विनम्र तरीके से, ना कोई वायलेंस, ना कोई पत्थरबाजी, बस भीड़ बनाई, लोगों को अपने साथ जोड़ा, अपनी बातें बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त की। तभी तो कहते हैं कि गुस्सा मूर्ख लोग करते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो कभी गुस्सा करते ही नहीं, वो हर चीज दिमाग से सोचते हैं और विनती यानी विनम्र निवेदन के भाव से अपनी बात को कहते हैं, ताकि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए और उसकी बातें बहुत जल्दी मान जाए। ओके, आई थिंक यू आर एंजॉइंग दिस सेशन very very much as I am enjoying it. So if you have not subscribed this channel yet,
सो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दे यार, अब तो कर दे यार सब्सक्राइब, इतनी सारी वीडियोस मैंने डाल दी है। सॉरी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब मैं टेम्पररी हूँ, परमानेंट हो यार। वीडियोस आती रहेंगी। अभी मैं ज्योग्राफी जब कवर करूंगा तो ऐसी ट्रिक से कवर करूंगा, करूंगा एक एक चीज को मैप और साइंस के जरिए ज्योग्राफी को कवर करूंगा। इतने अच्छे से समझाऊंगा कि एक एक क्लियर चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द, आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड। If you have any doubt and any question about this, so put your queries, drop your queries and questions in the comment section. I will solve them. I think कोई भी डाउट हो आपको किसी भी सेशन से रिलेटेड, ना सिर्फ इस वीडियोस नहीं, वोकेबलरी सीरीज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किसी भी चीज़ से, वो बायोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी चीज़ से कोई भी डाउट हो, आप अपनी क्वेश्चन और क्वेरी को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा 100% गारंटी। ओके, so let's move on to the next important point of today's session. Okay, so next जो है ना वो है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसकी डेट को। बेसिकली 1918 में, और ये जो फर्स्ट नॉन कॉपरेशन यानी कि पहला असहयोग आंदोलन था गांधी जी का, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, और इसको हम लोग डीपली डिटेल में कवर करेंगे। ओके, सो डू नॉट वेस्ट अवर टाइम। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? तो ये 1918 में हुआ, और ये पहला असहयोग आंदोलन था गांधी जी का। ठीक है, ड्यू टू द सीवियर डिवेस्टेशन, डिवेस्टेशन माने होता है अकाल। ठीक है, इसको फेमाइन भी बोलते हैं। ठीक है, डिवेस्टेशन, डिवेस्टेशन, द एंटायर क्रॉप वॉज रेन्ड इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। जब गुजरात के खेड़ा में 1918 में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया, और जो अकाल इतना भयंकर था कि जो फसल थी किसानों की, बेसिकली जब भी अकाल और जो ट्रेजिडी आती है उसका प्रभाव किसानों पे बहुत बुरा पड़ता है, उनकी खेती पूरी तरह बर्बाद जाती है। अकाल पड़ गया, ज़्यादा बारिश हो गई, इन सब से। ठीक है, तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था गुजरात का। बेसिकली खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद भी गुजरात में था, तो उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, किसान बड़े परेशान हो गए, उनकी जो फसल थी पूरी तरीके से चौपट हो गई, तबाह हो गई। और जो उस समय का रेवेन्यू कोड था, यानी कि रेवेन्यू कोड यानी कि जिस तरीके से क्रिमिनल कोड होता है उसी तरह रेवेन्यू कोड, जो नियम था रेवेन्यू को लेकर के, वो ये था कि अगर हमारी जो फसल है उसका प्रोडक्शन 1/4 से ज़्यादा नहीं हुआ, यानी 25%, 1/4 को अगर एग्जामिनेशन में ये जो पॉइंट है वो परसेंट में ही पूछ लेते हैं, 25%। यहाँ पे आप कर लेना 1/4 और 25, मैं ही लिखे दे रहा हूँ कि आप तो लिखोगे नहीं। 25%, ठीक है, ऑफ द बल्क, ये बल्क है, ठीक है ना, बुल नहीं है। आज जाने बल्क, ठीक है, बल्क प्रोडक्शन यानी कि जो किसान के खेत का जो पूरा का पूरा बल्क प्रोडक्शन, समूह का जो उत्पादन हुआ है किसान के खेत में, उसका अगर 25% भी नहीं रेवेन्यू, मतलब जो फसल हुई है, प्रोडक्शन हुआ, 25% भी नहीं दिया है, तो फिर किसानों का जो कर्ज होगा, मतलब कि कर्ज से मतलब है उनका जो रेवेन्यू होगा, टैक्स होगा, वो पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू डू सो। पर जो सरकार थी तत्कालीन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट की, उसने ऐसा करने से मना कर दिया, और इससे किसान लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत से लोगों ने सुसाइड कर ली किसानों ने। ये मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, धीरे धीरे ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि वो देशव्यापी आंदोलन भी इसकी वजह से होने लगा, और धीरे धीरे इसकी वजह से सभाएं होने लगी। और जब गुजरात में ऐसी एक सभा हुई जिसका नाम था गुजरात सभा, गुजरात सभा में अभी भी देखिएगा जो तत्कालीन सरकार है, मोदी गवर्नमेंट, उसके खिलाफ भी जो किसान हैं, जिनको ये नियम जो आए हैं 4 APC को लेकर के, वो अच्छे नहीं लगे। ठीक है, तो उसके खिलाफ आज भी किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं,
पंजाब हरियाणा बॉर्डर में आपने सिचुएशन को देखा ही होगा, तो ऐसा ही उस टाइम भी हुआ। तो जो गुजरात सभा थी उसमें भारी मात्रा में फार्मर किसान एकत्रित हो गए, किसान यूनिटी, ठीक है। जो ये किसान एकत्रित हुए वो सिर्फ गुजरात के नहीं थे, हाँ हालांकि गुजरात के किसानों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन थे वो पूरे देश से, कुछ कुछ मतलब सारे देश से सपोर्ट इनको मिल रहा था। पेटिशन्ड द हाईएस्ट गवर्नमेंट अथॉरिटीज, और इन्होंने क्या किया कि प्रार्थना पत्र लिखा, सारी मतलब जो गवर्नमेंट के अधिकारी थे, छोटे से बड़े अधिकारी तक, इन्होंने अपनी बात को रखी। नॉन वायलेंस, वायलेंट का पूरी तरीके से परिचय दिया कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, अपनी बात पेटिशन और प्रार्थना पत्र के जरिए सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार हमारी बात मानेगी, ऐसा इनका विश्वास था। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही, सरकार ने इनकी बात नहीं मानी, सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही, ठीक है। एज अ रिजल्ट गांधी जी इंस्पायर्ड द फार्मर्स टू नॉट टू पे द रेवेन्यू, और सरकार इतनी जिद्दी बन गई कि अब सरकार ने कह दिया कि अब तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें अगर देना है तो तुम्हें तो रेवेन्यू देना ही पड़ेगा, हम माफ नहीं करने वाले, और रेवेन्यू नहीं दोगे तो तुम्हारी संपत्ति जितनी भी है, खेत जमीन जायदाद घर, सब कुछ हम तुम्हारा जब्त करके तुम्हें भगा देंगे, फिर तुम रहो जहां भी आना, रेवेन्यू तो तुम्हें देना पड़ेगा। ऐसा सरकार का ऑर्डर आया, जिससे गांधी जी समेत अनेक जो किसान थे वो गुस्से में आ गए। गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और किसानों को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि देखते हैं क्या करती है सरकार, सब लोग यूनाइट हो जाओ, और एक भी किसान बिल को नहीं भरेगा, एक भी किसान टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं देगा, देखते हैं क्या कर लेती है सरकार। पानी पी लेता हूँ क्योंकि गले में खांस होने लगी है। अब से लंबी वीडियो नहीं बनाया करूंगा मैं, 15-15 मिनट की ही बनाया करूंगा, ओके। इंस्पायर्ड द फार्मर्स टू नॉट पे द रेवेन्यू एंड फाइट अगेंस्ट द ऑप्रेसिव लॉज ऑफ द गवर्नमेंट, और इस प्रकार जो गांधी जी थे उन्होंने फार्मर्स की पूरी तरीके से सहायता की। गांधी जी तो थे ही बड़े नेता, बहुत बड़ी पहचान बन चुकी थी, इतने सारे आंदोलन जीत चुके थे, सरकार को अपने सामने झुका चुके थे, ब्रिटिश सरकार को चंपारण में अपने सामने झुकाया, अहमदाबाद में मिल्स के जो ओनर्स थे उनको अपने सामने झुकाया, और साउथ अफ्रीका में तो पूरी की पूरी सरकार को ही अपने सामने झुका दिया उस देश की। तो इंस्पायर किया उन्होंने अपनी बातों से, फार्मर्स को बताया कि नहीं ये सब इनवैलिड है, आप लोग झुकना नहीं सरकार के आगे, हम लोग इस अन्याय का विरोध करेंगे, क्योंकि अन्याय का विरोध करना चाहिए। अन्याय करने वाला बड़ा नहीं होता है, अन्याय को सहने वाला बड़ा होता है, ठीक है ना। अन्याय को सहने वाला गलत होता है, गलती अन्याय को सहने वाले की है, क्योंकि अन्याय करने वाला तो अन्याय करेगा ही। यंग एडवोकेट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, और उस समय जो वल्लभ भाई पटेल थे वो एक नौजवान हुआ करते थे, और वो भी एडवोकेट थे, वकील थे पेशे से। और इंदुलाल याज्ञिक एंड अदर यूथ विजिटेड खेड़ा विलेजेस अलॉन्ग विद सुई जी, और गांधी जी के साथ इंदुलाल जो याज्ञिक थे और वल्लभ भाई पटेल थे, और बड़े बड़े जो यूथ नेता उस समय हुआ करते थे गुजरात में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो सब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गए, किसानों की बात सुनी। जैसे कि आज भी आप देखते होगे जब किसानों की जो सभाएं हुई थी, आपने देखा होगा विपक्ष के नेता जो थे वो भी, उन्होंने पूरा साथ दिया किसानों का, वो भी किसानों के साथ आए। और जिनको ये बात, क्योंकि जो एक्ट बनता है वो कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को गलत लगता है, डिपेंड करता है कि मेजॉरिटी किस साइड है। तो मेजॉरिटी जो थी उस समय विरोध करने वालों की साइड थी, अपोज करने वाले, क्योंकि वास्तविकता में ये लॉ गलत था कि प्रोडक्शन हुआ नहीं और तुम उल्टा किसानों से मांग रहे हो, और जबकि तुमने अपने लॉ में लिख के रखा है कि अगर 25% से कम प्रोडक्शन होता है तो किसानों का टैक्स माफ कर दिया जाएगा, ऐसा तुम अपने लॉ में दिखा रहे हो, अपने रेवेन्यू जो कोड है उसमें आपने लिख रखा है, और उसके बावजूद आप इलीगल तरीके से क्या हो कि हम नहीं माफ करेंगे, आपको देना पड़ेगा, धमकियां दे रहे हो कि नहीं दोगे तो तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, जिले से बाहर कर देंगे तुम्हें। तो इस तरीके से जो इलीगल जो धमकियां मिल रही थी उसका विरोध किया गया। और एंड में
क्या होना था? वही होना था जो अब तक होता आया है। गांधी जी द ओनली वन मैन आर्मी, सबको झुका दिया, पूरी सरकार झुक गई इनके सामने, और गवर्नमेंट को एक समझौता करना पड़ा किसान के साथ। किसानों के साथ गवर्नमेंट ने एक समझौता कर लिया। सॉरी जाने क्या हो गया था ये। किसानों के साथ गवर्नमेंट ने समझौता कर लिया कि अब हम एक समझौता करेंगे, और उस समझौते के तहत 1 साल के लिए जो किसानों का कर्ज था वो माफ कर दिया जाएगा। वो सरकार जो अभी तक कहती आ रही थी कि हम तुम्हें तुम्हारी संपत्ति जब्त करके तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर भगा देंगे अगर तुमने कर्ज नहीं दिया, अब वो विनम्र हो गई, क्योंकि गांधी जी की आंदोलन करने की ताकत ही ऐसी थी। अपने लोगों को इस तरीके से अपने साथ जोड़ते थे कि भीड़ को इकट्ठा कर देते थे, जबकि बिना वायलेंस के सरकार को डरा देते थे। तो सरकार डर गई, झुक गई। एंड सिर्फ उन्होंने टैक्स को माफी नहीं किया, बल्कि आने वाले सालों में जो टैक्स की जो रेट थी, दरें थी, उनको भी कम कर दिया। ठीक है। एंड रिटर्न्ड एंड कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी ऑफ द फार्मर्स। कॉन्फिस्केटेड मतलब जब्त की हुई। ये वर्ड मैंने वोकेबलरी में कवर किया है। कॉन्फिस्केट यानी कि कौन फीस और कैट। कौन है जो फीस नहीं दे रहा है, उसकी कैट को जब्त कर लो। बेसिकली ये तो मैंने आपको बता दिया याद करने के लिए। जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि अब जो पहले दो 3 प्रोविजन इस पैक्ट में हुए, जो समझौता हुआ गांधी जी और किसानों के बीच में, किसके तहत? खेड़ा सत्याग्रह में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 3 इसके रिजल्ट आए, पहला रिजल्ट क्या निकला कि 1 साल के लिए सरकार ने सारे किसानों का जो कर्ज था वो माफ कर दिया। दूसरा रिजल्ट कि आने वाले सालों में जो टैक्स की रेट थी उसको कम कर दिया। तीसरा रिजल्ट, और जो किसानों की संपत्ति ऑलरेडी जब्त कर ली थी, सरकार ने पहले ही जब्त कर ली थी, जैसा कि मैंने बताया, जो धमकियां दी थी कि हम तुम्हारी संपत्ति जब्त कर देंगे अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो जो संपत्तियां जब्त की थी उनको अब सरकार ने लौटा दिया। बेसिकली सरकार अब अपनी औकात में वापस आ गई, क्योंकि जब इतना बड़े जन आंदोलन को अपने खिलाफ होते हुए देखा तो समझ गई कि अब तो झुकना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा अब ये देश, अभी तो सिर्फ गुजरात में आंदोलन हो रहा था, ये देशव्यापी आंदोलन भी हो सकता है। I think you have all enjoyed this session very, very much, as I have enjoyed it. Okay, so in the next session, we will cover our next video that belongs to this series, Modern History of India. So do not forget to subscribe this channel and also press the bell icon. यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आप लोगों ने चैनल की ग्रोथ बिल्कुल बकवास दी है। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, आज की वीडियो तो 1 घंटे की बनाई है, लेकिन अब नहीं बनाऊंगा क्योंकि हालत खराब है आती बोलते बोलते। अब मैं सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही एक सेशन लाया करूंगा। उसमें इंपॉर्टेंट 1 या 2 एक्ट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की है तो उसमें इंपॉर्टेंट 3 से 4 एक्ट में कवर कर लेता हूँ। वैसे 15 मिनट की वीडियो में 4 से 8 स्लाइड कवर कर लेता हूँ, और इंग्लिश में भी 5 से 6 रूल में कवर कर लेता हूँ। और वोकेबलरीज में आपको रोज की 10 वोकेबलरीज, वो 10 वर्ड नहीं होते हैं, वो टोटल 20 से 30 वर्ड होते हैं, क्योंकि उसी में मैं आपको एंटोनिम भी बताता हूँ, साइनो भी बताता हूँ, तो 10 तो वोकेब हो ही गई, साथ में 10 साइनो और 10 उसके एंटो, तो 30 वर्ड 10 मिनट की वीडियो में आपको मिलेंगे, वो भी ट्रिक से मिलेंगे। तो आप अगर एक वीडियो को 2 या 3 बार आप फास्ट स्पीड में देखिए, जैसे कि वोकेबलरी की वीडियो है जैसे 10 मिनट की, तो आप उनको ऐसे देखिए कि मैंने जैसे स्टार्ट की, ठीक है, पहले वीडियो को नॉर्मल स्पीड में वॉच करिए, ठीक है, नॉर्मल में कर लिया हमने, ठीक है, क्योंकि वोकेबलरी एक बार देखने में तो याद नहीं होगी। वोकेबलरी ऐसी चीज़ है जो एक बार तो कभी याद हो ही नहीं सकती, ठीक है। फिर दूसरा आप याद करिए 1.5 या 1.25 की स्पीड में, जैसा आपको सूटेबल लगे उसमें देखिए। फिर तीसरा आप 1.75 या फिर 2.0 की स्पीड में देख सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे से वोकेबलरी कवर, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो कुछ ज़्यादा नहीं है, 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है वोकेबलरी की। ऐसे इंग्लिश के रूल क्या करिए, इंग्लिश के रूल 5-6 मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कवर करता हूँ, बायोलॉजी है, कॉन्स्टिट्यूशन है,
आगे आने वाली वीडियोस में भी आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज यार सब्सक्राइब करो, आई एम working very hard on this channel. Okay, not forget to also press the bell icon, subscribe this channel, that is Exam Warriors 1.0. okay, यहाँ पे भी लिख दूँ, and also do not forget to press the bell icon. Thank you very much for listening me. This is your dear friend Rishi signing off. Thank you very much. Thank you. If you have any queries and doubt, so please put your queries in the comment section. I will solve them. Okay.